Hello students, my name is Mohit Mittal and you are watching your own channel Chemistry on Fingertips। बेटा देखिए हम लोगों ने अपनी सीरीज जो है वो मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्ट कर रखी है। तो जिसकी जितनी भी वीडियोस हैं यू कैन सी इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ओके। और बेटा इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आज हमने उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस एज होमवर्क दिए थे, राइट। तो पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना अगला जो टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्वेशन वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, मैं ये जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, चलो उस तरीके को भी समझते हैं। राइट, हमने सिर्फ देखो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हम लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने बताया था हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में क्या होता है, एक एलिमेंट लिखते हैं सबसे पहले तो, है ना। फिर उसका हम लोग क्या लिखते हैं, मास, परसेंटेज मास। ठीक है, क्योंकि हमें जो परसेंटेज दे रखी है वो बाय मास ही गिवन होती है हमें। तो एक बार मास परसेंटेज निकाल लेते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी रेशियो निकालते हैं। तो चलिए सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है बेटा सोडियम का और सल्फर का और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। तो सोडियम की दे रखी है बेटा 29.11, सल्फर की 40.51 एंड ऑक्सीजन की दे रखी है बेटा 30.38। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो मास परसेंटेज है इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैन से 29.11 को हम लोग डिवाइड कर देंगे विद एटॉमिक विद द ग्राम एटॉमिक मास विच इज 23 ऑफ सोडियम, है ना। 23 होता है सोडियम का। अच्छा, सिमिलरली 40.51 को बेटा हम लोग डिवाइड कर देंगे विद 32 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सिमिलरली 30.38 को बेटा हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके साथ, बाय 16 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा देखो इसको हमने थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। क्या वैल्यू आती है इसकी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो आपकी आनी चाहिए यहाँ पर, इट शुड बी इक्वल टू 1.33 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए, 1.33। इसको भी अगर आप फाइंड आउट करें तो ये 1.33 के आसपास ही इसकी वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। वील यूज कैलकुलेटर्स फॉर दिस पर्पस बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन ना, आई थिंक 1.33 नहीं आएगी बेटा वैल्यू, ये आएगी 1.25 टू बी प्रिसाइजली। ये वैल्यू जो आनी चाहिए 1.25, है ना। 29.11 डिवाइडेड बाय 23, तो अप्रोक्सीमेटली 1.26, वही 1.25 के आसपास आ गई, ये भी 1.25 के आसपास आ गई। और बेटा अगर हम बात करें इसकी 30.38 इस केस में जो कि ऑक्सीजन के लिए, डिवाइडेड बाय 16, तो बेटा ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 1.89 के आसपास, यानी कि 1.9 हम लगा सकते हैं। तो बेटा मैं आपको क्या बताया था, अगला स्टेप क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे कम आ रही है उससे डिवाइड कर देना सबको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1.25 को डिवाइड कर देंगे 1.25 के साथ, 1 आ गया। इसको भी 1.25 को 1.25 के साथ, ये भी 1 आ गया। और बेटा 1.9 को डिवाइड करेंगे 1.25 के साथ। इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 1.9 को 1.25 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 1.5, 1.5। ठीक है, तो देखो अभी भी हमारी जो रेशियो है ये होल नंबर रेशियो है, तो इसके लिए हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं होल नंबर रेशियो। देखो वैसे तो यहाँ पे होल नंबर आ जाता है, अगर नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको होल नंबर बनाने के लिए हम लोग एक अलग से रेशियो लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो होल नंबर नहीं आई है तो इसको हम एक ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारी होल नंबर भी बन जाए। अब जैसे 1.5 है, कैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2, क्या बन जाएगा ये 2, 2 और ये आंसर कितना आ गया, राइट। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि सोडियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ गई, 2:2:3, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2H2O3। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, एंड दिस इज द, सो आई होप आपको जो क्वेश्चन है ये वाला कैसे प्रोसीड करना है, देखो जो स्टेप्स हमने पहले सीखे थे वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट द राइट। बेटा सब लोग नोट कर लीजिए सोल्यूशन, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार मार्क्स लगाया था इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, इसको हमने एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर लिया। देखो, एनहाइड्रस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमने इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगी हुई है, हम लिखते हैं ना डॉट H2O, लाइक कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, है ना, या FeS4.7H2O। तो वो जो डॉट H2O है ना, वो सारे जो है उसने लूज कर दिए, क्योंकि वो एनहाइड्रस बन गया लूज करने के बाद, और इससे 45.6% मास इसका कम हो गया। चलिए, वो बात हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट का, ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट बना, इसकी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो ये। तो हमने बताना है कि इस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो, इस क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो यानी कि हमें एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं बताना, हमें क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो कि ओरिजिनली था। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप प्रोसीड आप कर सकते हैं ट्राई, ऐसा आपने कर लिया होगा बिकॉज ये होमवर्क था आपका। तो लेट्स सी क्या कैसे प्रोसीड करना है। बेटा देखो, वही स्टेप्स, तो पहले हमें एनहाइड्रस फॉर्मूला निकालने के लिए स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं। क्या करेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, है ना, उसका परसेंटेज बाय मास लिखेंगे, राइट, फिर हम मोल्स लिखेंगे उसके, और फिर हम रेशियो निकालेंगे, है ना। तो ये लीजिए स्टेप्स, ये आपके साथ। तो बेटा, तो एलिमेंट कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स है आपके पास। एल्यूमिनियम कितना है बेटा, 10.5, और पोटेशियम 15.1, सल्फर 24.96, अप्रोक्सीमेटली 25 हो गया, एंड दिस इज 49.92, विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 50%। इसको सॉल्व करते हैं। तो एल्यूमिनियम के मोल्स कितने आ गए बेटा, 10.5/23, है ना, इसके कितने आ गए, 15.1/39, ठीक है ना। अच्छा, सल्फर बेटा, सल्फर के कितने आ गए, 24.96/32। ओके, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, स्पेस बढ़ा लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि हमें थोड़ा मुश्किल आ सकती है करने में। स्पेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, एक मिनट रुको। हाँ जी, दो दो लाइनों में लिख लेते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये वाले एलिमेंट, ठीक है। परसेंटेज बाय मास बेटा हमें कितना कितना करके हमने अभी लिखा है, 10.5, 15.1, 24.96 एंड 49.92। मोल्स निकालेंगे बेटा, इनके मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके परसेंटेज बाय मास को हम डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से, विच इज 23। 15.1 को डिवाइड करेंगे 39 से, 24.96 को डिवाइड करेंगे 32 से, एंड 49.92 को डिवाइड करेंगे 16 से, है ना। तो देखते हैं बेटा कितनी कितनी वैल्यू आती है, ठीक है, कितना आएगा आप देखिए। तो बेटा 10.5 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है, एक मैं करके देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या आता है। हाँ जी, 0.45 बेटा वैल्यू आ जाती है। अच्छा, 15.1 को अगर हम 39 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी आपकी जो वैल्यू है, ये भी आपकी आ जानी चाहिए 0.45, 0.4 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, ये भी 0.4 के आसपास है, ये भी 0.4 के आसपास है। अच्छा, नेक्स्ट इज 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे 32 के साथ, ये आ गई 0.78, यानी 0.8 के आसपास, ठीक है। और 49.92 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो बेटा ये वैल्यू आपकी आ जानी चाहिए 3.2 के आसपास। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो सबसे स्मॉल वैल्यू से हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे स्मॉल वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, बन गया 0.4/0.4, 1, 0.4/0.4, अप्रोक्सीमेट लेना बेटा वैल्यू। तो ये बन गया 0.8/0.4, 2, एंड दिस इज 3.2/0.48। तो हमारे पास यानी कि पोटेशियम इज टू एल्यूमिनियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ गई, 1:1:2:8। तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, पहले तो आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो कहने से हमारा फॉर्मूला बन गया पोटेशियम एल्यूमिनियम S2O8, ये हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया एनहाइड्रस सॉल्ट का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। देखो, हमने फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया, हमने एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब लेकिन ये कह रहा है कि देखो, ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट था ना, इसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लगा हुआ था, है ना, कुछ वाटर लगा होगा, तभी तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट था। और उसमें से वाटर निकालने के बाद 45.6% इसका मास जो है
वो लूज हो गया, राइट। तो इनकी इसकी जो टोटल मास था इसका 45.6% लूज करने के बाद आपका ये वाला मास बचता है। तो कहने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें, चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। ये कंपाउंड कैसा होगा, कुछ कहने से कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या होगा इसका, हम मान लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा KAlS2O8 डॉट XH2O। एक्स हम मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो अगर इसके साथ एक्स वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो आप देखिए जब ये वाटर लूज करेगा, देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कहने से इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, डॉट XH2O। तो आपने इसको हीट किया तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया KAlS2O8 प्लस XH। ये XH2O निकल गया, तो जो मास लूज हुआ वो तो XH2O का लूज हुआ, ये वाले XH2 का लूज है। तो कहने से इसके टोटल मास में से जो भी इसका मोलिकुलर मास होगा, है ना, जो भी इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास है उसमें से देखो एक्स मोल्स वाटर निकल गया उसमें से, यानी कि 45 पॉइंट, अगर देखो कितना वाटर निकला, आप देखो क्वेश्चन के अंदर 45.6%, कहने से टोटल मास का 45.6% वाटर होगा। इसका मतलब इसका टोटल मास का 45.6% क्या होगा, वाटर होगा। तो कहने से परसेंटेज ऑफ वाटर जो इसके अंदर होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ मॉलिक्यूल कितना होगा, देखो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला से निकाल लें तो कहने से 18x, वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है, तो 18x अपॉन टोटल मास कितना बेटा इस कंपाउंड का, आप निकाल के देखो, करो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 39 प्लस 27 प्लस 32 इंटू 264 प्लस 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 120। जरा सॉल्व करना बेटा, कितना आ रहा है वैल्यू ये, करो जरा सॉल्व। 28 8 2 आ गया, 14 20 22 25 258 आ जाना चाहिए मेरा ख्याल, 258। ठीक है चलो 258 लेते हैं। तो टोटल मास कितना हो गया बेटा, कहने से 258 प्लस 18x इंटू 100, है ना। तो दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, कितना देगा परसेंटेज ऑफ वाटर, कहने से 45.6%। समझ आ रहा है। तो 45.6% हमें ये दे रखा है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 12। तो इसका सही आंसर जो है, तो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट कितना हो जाएगा, KAlS2O8 डॉट 12H2। So this is how the question is to be done। आपको बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है एंड यू विल गेट द राइट आंसर। इज इट फाइन टू एवरीबॉडी, बेटा क्या ये बात क्लियर है सबको। बेटा देखिए अगर अगर ये बात क्लियर है तो यानी कि आपको इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आ चुका है। अब हमने प्रोसीड करना है विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड हमारा आज का जो टॉपिक की डिस्कशन है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब बेटा देखो ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना, इसको समझते हैं। देखो वो इक्वेशन जो कि किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, बेटा कोई केमिकल चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल। अब देखो अब ये जो केमिकल चेंज है ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा अभी हमने अभी रिएक्शन लिखी थी जिसमें वाटर निकल गया, तो कहने से इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, तो इट इज अ केमिकल चेंज। ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वाटर बनता है, वो भी एक केमिकल चेंज है ना। मीथेन को आप बर्न करते हैं वो भी केमिकल चेंज है, कार्बन को आप बर्न करते हैं वो भी केमिकल चेंज है, किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज बहुत सारे तरीके का हो सकता है, तो जो भी इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2, इट इज अ केमिकल चेंज। इज दैट फाइन, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब बेटा केमिकल, ये जो केमिकल इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को हम बड़ा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब इसको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, अच्छा एक और बात मैं आपको पहले यहाँ पे आई वांट टू पॉइंट आउट कि देखो केमिकल चेंज के अंदर जो एरो होता है, एरो के जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट।
दीज आर रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड पे लिखते हैं हम लोग, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, जो केमिकल चेंज होने के बाद प्रोडक्ट चीज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब बेटा देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बेटा, एक तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिएक्शन है, ये किन कंडीशंस के अंदर हो रही है, उसको हम लोग इन एरो पे लिख सकते हैं। ये जो एरो है ना, इसके ऊपर लिखेंगे कि किन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन हो रही है। तो इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हमें ये कंडीशन करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि हर रिएक्शन हर कंडीशन में नहीं होती है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं, कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कंडीशन ऑफ द अक्रस ऑफ रिएक्शन, occurrence of reaction can be represented on the arrow, on the arrow। ठीक है ना, तो किन कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा, यही क्वेश्चन है कि H2 प्लस O2 गिव H2, और मैंने यहाँ पे हीट कर दिया। ये देखो, डेल्टा, डेल्टा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो डेल्टा सिंबल मैंने बनाया ट्राइंगल, ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। ठीक है, तो इसको मैंने H2 और ऑक्सीजन को लेकर हीट करूंगा तो ये वाटर बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हमने कंडीशन रिप्रेजेंट कर। अच्छा, इसके अलावा बेटा, ये जो इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि कितने रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करें और कितना प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड, कैन बी बैलेंस्ड बाय इक्वेटिंग। बेटा कैसे बैलेंस करेंगे, बाय इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, the number of atoms of an element, of an element by equating the number of atoms of an element on a reactant side and product side, on reactant and प्रोडक्ट है। तो बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे अगर आप जो एटम्स है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, अगर आप उनको इक्वेट कर देते हैं पूरे, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, तो बेटा इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकता हूँ, H2O2, मुझे पता है कि इस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम्स है यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे 2 लगा, तो 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। अब आपको हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ। तो इससे क्या हो गया कि अब सारे एटम जो है वो बैलेंस हो गए। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या क्या बताती है, चलिए इस बात को भी हम देख लेते हैं। लेट्स राइट ऑन a balanced equation, a balanced chemical equation represents the ratio of number of molecules of reactant react and the ratio of molecules of products formed, of molecule of product formed। ठीक है, तो बेटा कहता है ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये हमें क्या बताती है कि किस रेशियो में हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट वो बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, सॉरी, अगर आप इसी इक्वेशन की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसको बैलेंस कर लिया। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं कह सकता हूं कि जितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे इस टू रिएक्टेड है ना, इस टू जितने मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे, ये किस रेशियो में होंगे, दैट वुड बी इन द रेशियो 2:1। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के 2 मोल मॉलिक्यूल्स, आपके पास 2 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर सकेंगे। अगर बाई चांस आपके पास हाइड्रोजन के 10 मोल्स है, अगर इसके 10 मोल्स हो जाते हैं आपके पास, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स से रिएक्ट करेगा, 5 मोल्स। यानी कि जो रेशियो है, किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे, वो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो बेटा यहां से हम लोग एक ऐसा करते हैं, एक थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जिससे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज डिराइव करते हैं। क्या,
कैन से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट किए अपॉन 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, बस 2 को इधर लिया और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, जितने मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट किए बाय 1, है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बेटा कितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट किए डिवाइडेड बाय 2, कैन से डू 2 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एक मैं और बात बताता हूँ, सॉरी मुझे बीच में आपको नई नई बातें बतानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा ये जो आप नंबर्स लिखते हैं ना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ये वाले नंबर जो आपने लिखे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एंड ये भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है ना। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं बता रहा था कि जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्या इसमें वही उनके नीचे आ जाते हैं। अब देखो, जितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट किए डिवाइडेड बाय 2, जितने मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट किए डिवाइड बाय 1, तो कैसे मैं इसको आगे सिमिलरली इक्वेट कर सकता हूं, आई कैन से कि जितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जितने मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1 वुड बी इक्वल टू जितने मोल वाटर बनेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किस रेशो में हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और किस रेशो में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। लेकिन किस, कैसे, मोल्स की रेशो में, मास की रेशो नहीं बताते हैं, मोल्स की रेशो बताते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां से हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, लेट्स राइट डाउन जनरल इक्वेशन। तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें, तो जनरल इक्वेशन हम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। एक हमने जनरल इक्वेशन लिखी, तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, और वो इक्वेशन ये हो सकती है कि जितने मोल ए के रिएक्ट करेंगे, है ना, रिएक्टर में ए है ना, ए रिएक्ट करेगा डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वुड बी इक्वल टू जितने मोल बी के रिएक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वुड बी इक्वल टू जितने मोल सी के बनेंगे डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू जितने मोल बेटा डी के बनेंगे डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप ये इक्वेशन इसके लिए लिख सकते हैं, तो यानी कि जनरल इक्वेशन आप इस तरह की बना सकते हैं। इज दैट फाइन बेटा, क्या ये बात क्लियर है आपको, ठीक है ना, ये जनरल इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा, जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय mentioning द फिजिकल स्टेट। बेटा साथ के साथ लिखते रहो ये बात, ठीक है ना, क्योंकि या फिर आपको वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, या आप साथ के साथ लिखते जाएंगे तो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। ठीक है, और ये मैं सारा कंप्लीट करवा रहा हूँ, ये बात याद रखना, ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय mentioning the physical state of reactants and products at their सबस्क्रिप्ट। बेटा सबस्क्रिप्ट मतलब कि उसके हम साइड पे लिख देंगे उसकी फिजिकल स्टेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। ये इक्वेशन लिखी थी ना हमने, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यही थी। तो इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ, देखो हाइड्रोजन हमारा गैसियस स्टेट में, तो हम ऐसे गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में, हम ऐसे गैसियस स्टेट, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में बना, हम लिक्विड स्टेट लिख देंगे। तो इस तरह से स्टेट मेंशन करने से क्या होता है कि हमें फिजिकल स्टेट भी हम बता सकते हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये हमारी एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बन जाती है। सो दिस इज अबाउट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है बेटा, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें हमें रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स है, वो पता लगते हैं कि किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में वो बने। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट कैलकुलेट द मास ऑफ oxygen reacted, the mass of oxygen reacted with 1.7 gram of ammonia, 1.7 gram of ammonia, and and also find the mass of NO and water produced। तो ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कहता आपने बताना है कि कितने मास ऑक्सीजन आपकी रिएक्ट करेगी, कितने मास ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, और किसके साथ 1.7 ग्राम अमोनिया। तो 1.7 ग्राम अमोनिया के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, और जो मास एनओ और वाटर बनेगा, यानी प्रोडक्ट में एनओ और वाटर बन रहा है, वो कितना कितना बनेगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखो कैसे यूज करेंगे चीजों को। बेटे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इक्वेशन लिखना। तो चलो हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगी, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया इज अ रिएक्टेंट, हमें पता है अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है वो भी हमें बता दिया, एनओ एंड वाटर। बट देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होता है, क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है ना। कुछ हद तक हमें कुछ कई बार हमें याद भी रखना पड़ते हैं कुछ इक्वेशन, लेकिन वैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन होती है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, पहले सबसे पहला काम क्या है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लें, है ना। तो बैलेंस करते हैं, तो बेटा बैलेंस कैसे करेंगे आप बताइए। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करता हूँ, पहले मैं हाइड्रोजन बैलेंस कर लेता हूँ। हाइड्रोजन को ऐसा करता हूँ, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 कर देता हूँ, है ना, 6 हो गए, यहाँ पे 3 हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऐसा करते हैं 2 नाइट्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बेटा, यहाँ पे देखो 2 + 3 5 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो ऐसा करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 5/2। लेकिन अब आप कहोगे यार ये फ्रैक्शनल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या मतलब है। बेटा देखो फ्रैक्शनल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज आल्सो बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन हमें क्या होता है, हमें ना फ्रैक्शनल चीजें पसंद नहीं है, तो हम लोग इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कहने से पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कहने से 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन गिव 4 मोल्स ऑफ NO एंड 6 वाटर। ये हमारी इक्वेशन है। अब ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, आप देखिए सारे एटम्स बैलेंस्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस इक्वेशन से मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितने मोल अमोनिया रिएक्ट करेगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 4 वुड बी इक्वल टू जितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा डिवाइडेड बाय 5 वुड बी इक्वल टू जितने मोल NO बनेगा, है ना। पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं ना बेटा, 1 4 एंड जितने मोल वाटर। ये हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी। अभी हमने ऊपर करना कैसे बनाते हैं इस इक्वेशन को, जिसको नहीं याद आ रहा बेटा प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करो और देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, रादर पूरी केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन इसके बेसिस पे होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, तो मैं ऐसा करूंगा इन दोनों का इक्वेशन ले लूंगा। तो इन दोनों की इक्वेशन से मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, है ना, वुड बी इक्वल टू, कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 टाइम्स जितने मोल अमोनिया रिएक्ट करेगा, यस और नो, है ना। और अमोनिया कितना है बेटा, अमोनिया का मैंने मास दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास। तो अमोनिया का मास मैंने कितना दिया बेटा, क्वेश्चन में देखो 1.7 ग्राम, तो कहने से 1.7 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा अमोनिया का, कहने से 70। तो इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है बेटा, कितने मोल ऑक्सीजन बनेगा आप निकाल लें यहाँ पे, 0.1, और ये बन गया कहने से 0.125, है ना। तो यानी कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन बनेगा वो कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू इट्स मोलिकुलर मास विच इज 32। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 5/4, तो ये 8 कहने से 40 ग्राम, सॉरी नॉट 40, आई वुड से 4 ग्राम,
मैंने शायद 0.125 है ना बेटा, वही देखो, तभी मैं कह रहा हूँ यार हल्की सी मिस्टेक कहाँ गई। 0.125 इंटू टू, तो ये कितना देगा 4, 1.25 इंटू 0.125 है, ये आ जाएगा आपका, दिस इज 1/8, हाँ 4 ग्राम, या तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया बेटा 4 ग्राम। अच्छा, अब इसी तरीके से बेटा कहने से हम लोग, अगर हमने बताना है NO कितना बनेगा, तो NO के लिए मैं इन दोनों की इक्वेशन ले लूंगा, है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो नंबर ऑफ मोल NO के बनेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO फॉर्म, ये ऑक्सीजन के लिए लिखा था, ये NO के लिए लिख रहा हूँ, NO के कितने मोल बनेंगे, कैन से दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्टेड, यस और नो, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला इसके साथ ऐसे। तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे बेटा, आप देखिए अमोनिया के मोल कितने के बना, 1.7/17 यानी कि 0.1, तो NO बनेगा 0.1 मोल, तो मास ऑफ NO कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ से निकालो, मास ऑफ NO फॉर्म 0.1 इंटू इट्स मोलिकुलर मास, बेटा NO का मोलिकुलर मास आप निकालो कितना होता है, 16 प्लस 14 30, तो कितना आ गया, कैंसिल 3 ग्राम, तो 3 ग्राम बन जाएगा आपका NO। सिमिलरली हमने क्या निकालना है कि वाटर कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को, तो और यहाँ से मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 6/4 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया रिएक्टेड सर, है ना। तो अब देखो ये कितना आ गया, दैट इज 3/2 इंटू अमोनिया के मोल कितना है 1.7/17, दिस इज कैसे 0.15, तो मास ऑफ वाटर कितना बन जाएगा बेटा, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड अब निकाल लो कितना बनेगा, 0.15 इंटू 18 यानी कि 0.27 ग्राम, यस और नो, बेटा क्या ये बात क्लियर है आपको, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका कितना कितना मास बनेगा। बेटा क्या ये बात आप सबको क्लियर होगी, अब क्वेश्चन करना कैसे होता है, तो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं एंड वी गेट द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये आई थिंक 0.27 नहीं, ये 2.7 ग्राम, दिस इज राइट। तो देखो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना पड़ता है ये वाले, तो इसके लिए आपको, इसके लिए आपको ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसकी इक्वेशन को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लिखोगे आप सही तरीके से तो ही आप सही आंसर को आइडेंटिफाई कर पाओगे, एम आई क्लियर। चलो ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको होमवर्क अब अपने घर पे ट्राई करना है, अगली क्लास के लिए मैं इसको डिस्कस करूँ। तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड at STP to completely burn uh, 3 grams of इथेन गैस। तो बेटा इथेन की गैस है, मैं समझता हूँ कि आपको इथेन का फॉर्मूला पता होगा, अगर आपको इथेन का फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए बेटा, आप 10th क्लास करके आए हो, क्या फॉर्मूला होता है, C2H गैस, ठीक है ना। तो हमने बताना कितना ऑक्सीजन लगेगा 3 ग्राम इथेन गैस के साथ रिएक्ट करने के लिए, क्लियर लिख देते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने अगली क्लास तक करना है, और अगली क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन से डिस्कस करते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ बेटा। देखो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।